नमस्कार दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर इंडियन आर्मी का फोकस लगातार बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है जहां पर इंसर्जेंसी एक्टिविटी होती है उसके लिए इंडिया का प्लान क्या है वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि एएफएसपीए जो है वो इस क्षेत्र से कम कर दिया गया है। आसाम के अंदर लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट से पार्शली और फुल्ली एएफएसपीए को हटा दिया गया है। नागालैंड के अंदर लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट से पार्शली और फुल्ली हटा दिया गया है। मणिपुर के अंदर 6 वैली वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर से भी एएफएसपीए को हटा दिया गया है, जिसके बाद में आर्म फोर्सेस के पास में इन क्षेत्रों के अंदर पावर कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसर्जेंसी की बात करूं तो इंसर्जेंसी वैसे उस लेवल की नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। आजकल इंसर्जेंसी थोड़ी सी कम हो चुकी है। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं जो इंसर्जेंसी इन इलाकों के अंदर किया करते थे, इनके पास में अभी प्रॉपर फंड बचा नहीं है, ना ही ज्यादा लोग रिक्रूट हो रहे हैं। बट उन सबके बावजूद भी जब भी मौका मिलता है ना तो ये लोग टारगेट करते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये लोग हारे नहीं है। रिसेंटली हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर यूएलएफए जो संस्था है जो आसाम के अंदर इंसर्जेंसी करती है, ये यूएलएफए क्या है मैं बिल्कुल डिटेल में इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। साथ में एनएससीएन के वाई, ये दोनों आपस के अंदर कोलैबोरेट कर चुके हैं। यूएलएफए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है एनएससीएन के वाई, और ये दोनों साथ में मिलकर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, जिस दौरान में कई सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों को मारा भी गया, कुछ लोगों को किडनैप भी किया गया। अब सवाल उठता है कि इंसर्जेंसी आसाम के अंदर शुरू कैसे हुई, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं यूएलएफए के द्वारा ये आसाम के अंदर हो रही है। अब देखो, आसाम के अंदर जो इंसर्जेंसी वो नागालैंड जैसी नहीं है। मतलब नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई थी वो मेनली इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि नागालैंड को एक सेपरेट राज्य वहां के लीडर ने घोषित कर दिया था। आसाम के अंदर ऐसा नहीं था। आसाम के अंदर आप हिस्टोरिकल रूप से देखोगे ना तो आसाम को प्रॉब्लम है कि यहां पर कई सारे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो है वो आके रहने लगे। ठीक है, मतलब बाहर के लोग जो है वो आसाम के अंदर आके रहने लगे हैं, जिसके कारण से आसाम को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आसाम के अंदर एक सिंपल सा शब्द चलता है, एक सिंपल सा फ्रेज चलता है, आसाम इज मेड फॉर आसामीज। तो इनको नहीं चाहिए कि बाहर का व्यक्ति कोई इनके यहाँ पर आके रहे और इनकी एथनिसिटी के अंदर डायल्यूशन करे। पर अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, वहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब एक्सप्लेन किया गया है तो उसके अंदर बताया गया है कि आसाम के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर कम्युनल राइट चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो है वो आसाम के अंदर आने लग जाते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं। ये माइग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है 1971 के अंदर। 1971 के अंदर क्या होता है, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है तो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो कि बांग्लादेश के अंदर रहा करते थे वो बांग्लादेश छोड़ के भारत के अंदर शरणार्थ लेने लगते हैं और आसाम के अंदर आने लगते हैं। तो इसके कारण से आसाम के अंदर क्या होता है, विरोध होना शुरू होता है 1979 के अंदर। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है वो विरोध करती है नॉन वायलेंट रूप से, जिसके बाद 1985 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड होता है। और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर क्लियरली ये कहा जाता है कि किस व्यक्ति को शरणार्थ दी जाएगी और किस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। इस दौरान में आसाम की जो डिमांड रहती है वो रहती है कि यार हम लोग को सेपरेट स्टेटहुड दे दो, पहली चीज। दूसरा कि हमारी जो एथनिक आइडेंटिटी है उसे प्रमोट करो, उसे प्रिजर्व करो। साथ में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो बैकवर्ड इलाके के अंदर। साथ में हमें नेचुरल रिसोर्स का कंट्रोल दे दो। ये मांग जो है वो आसाम के अंदर चलती है। इन्हीं मांगों के आधार पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी कि यूएलएफए बनता है। यूएलएफए का एम है लिबरेट करना आसाम को थ्रू द आर्म्ड स्ट्रगल फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड द आसाम एंड एस्टेब्लिश अ सोवरेन इंडिपेंडेंट आसाम। ये यूएलएफए का ऑफिशियल एम है। हालांकि यूएलएफए जो शुरुआत के अंदर विरोध हुए थे 1979 के अंदर, इसके अंदर डोरमेंट रहा। इस दौरान में ज्यादा सपोर्ट किया नहीं, सपोर्ट था पर बाहर ये लोग आए नहीं। पर इस 1979 के विरोध के बाद से यूएलएफए जो है वो एक एक्टिव संस्था बन गई और ये इंसर्जेंट एक्टिविटी जो है वो करने लगी। सेम डिमांड उठाई जो कि 1979 के प्रोटेस्ट के अंदर थी, और इसी कारण से इसी यूएलएफए ने पॉपुलैरिटी भी गेन की। हालांकि धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई और आज यूएलएफए के पास में उतना फाइनेंस और इतने रिक्रूटेड मेंबर है नहीं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का मैंने बताया कि फोकस किधर जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। उसी दौरान में यूएलएफए अपने आप को रिवाइव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजी क्या है? तो देखो यार, इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के अंदर एक तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दैट इज आसाम राइफल, जिसको यहाँ पर तैनात किया हुआ रहता है, जो कि यहाँ पर काम करती है इंसर्जेंसी को, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को कम करने के लिए, वहां पर पीस कीपिंग करने के लिए। इसके अलावा कई सारे कॉम्बैट ऑपरेशन के अंदर भी आसाम राइफल ने अपने रोल प्ले किए हैं, जैसे कि सीनो चाइना वॉर के अंदर
जैसे कि ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका के अंदर पीस कीपिंग के लिए लगाया गया था, उसके अंदर भी ही आसाम राइफल ने अपना रोल प्ले किया था। पर अभी आसाम राइफल को भी अधिकतर रूप से फोकस कर दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। ऐसी कंडीशन में इंडियन आर्मी की एक माउंटेन ब्रिगेड है जिसे यहाँ पर तैनात किया गया है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर, क्योंकि इंसर्जेंसी नॉर्दर्न आसाम में और सदर्न अरुणाचल प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ रही है, जिसके अंदर तिनसुकिया रीजन, चराइदियो, डिब्रूगढ़ और शिवसागर ये आसाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग ये रीजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, और आपको ये सारे रीजन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन रीजन के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ रही है। ऐसे केस में जो माउंटेन ब्रिगेड है वो एक नया तरीका अपना रही है। देखो अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर ज्यादा लोग रिक्रूट हो नहीं पा रहे यूएलएफए के पास में। अब यूएलएफए रिक्रूट करती कैसे है लोगों को, तो यूएलएफए रिक्रूट ऐसे करती है कि किसी यूथ को पकड़ती है, कहती है कि तुम्हारे पास में जॉब है, नहीं है, अच्छा तो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, बोलते बता नहीं, तो बोलते कि सरकार तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करने दे रही है, तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस कारण से नहीं हो पा रहा। एंटी गवर्नमेंट फीलिंग जो है वो डेवलप की जाती है अलग अलग तरीकों से। जैसे कि एफएसपीए के अंदर मान लो कि किसी के पेरेंट्स में से किसी के पापा की डेथ हो गई है ना, किसी के पापा को मार दिया आर्म फोर्स ने, तो उसके बाद में उनका जो बेटा है उसे मिलिटेंट बनाने के लिए ये लोग काम करने लग जाते थे, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के लिए क्या आर्ग्यूमेंट ये लोग पेश करते थे। रिसेंटली अब आर्म फोर्स ने अपने तरीके को बदला है, जिसके अंदर आर्म फोर्स क्या कर रही है, अब लोगों को सेंसिटिवाइज कर रही है, लोगों को बता रही है कि अगर आप इंसर्जेंसी के अंदर ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, ठीक है, लोगों से अपना कनेक्शन जो है वो बना रही है, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। कई सारे बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अलग से 45 लड़कों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसको रेसिडेंशियल कोचिंग दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन आर्मी के द्वारा। साथ में महिलाओं को भी कोचिंग देने की बात इनके द्वारा की जा रही। वहीं उसी दौरान के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों के द्वारा जो इंसर्जेंसी है वो कम हो, लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखे, उनका डेवलपमेंट दिखे, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो, आर्म फोर्स और लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो, उन सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि ओवरऑल रूप से इंसर्जेंसी जो है वो कम हो। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी की अभी स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है और अभी एक माउंटेन ब्रिगेड यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा लाइक करके जरूर से बताना। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। अगर आपको मेरी क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती है। रोज सुबह 9 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा इसी पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में डायरेक्टली जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।